हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक सीरीज कर रहे हैं और इस सीरीज में लास्ट कुछ वीडियोस में हम लोगों ने जावा के बेसिक्स पर, जावा के इंट्रोडक्शन पर, जावा के फीचर्स पर डिटेल में बात करी। आज हम लोग जावा प्रोग्राम की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। आज हम लोग पहला जावा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं और हम समझेंगे कि जावा प्रोग्राम बनाने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिर्फ वॉइड मेन लिखते थे आप लोग, सी प्लस प्लस में भी सिर्फ वॉइड मेन लिखते थे। यहां पर इतना बड़ा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये जो इतना बड़ा सिग्नेचर आप देख रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है? क्योंकि थ्रू आउट जावा प्रोग्राम्स, जब भी आप जावा में, कोर जावा में कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे, आपको ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, ये इतना लंबा सिग्नेचर लिखना होगा। तो क्या हमें इसमें लिखे गए एक एक वर्ड का मीनिंग मालूम है, या सब लिखते हैं तो हम भी लिखे चले आ रहे हैं? अगर आप इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि मेन होता है, वॉइड मेन होता है, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है, यहां भी है, चलो आगे बढ़ें, तो आप गलत जा रहे हैं। क्योंकि सबसे क्रूशियल पार्ट एक प्रोग्राम का होता है, जो प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है कंपाइलर्स के लिए, सीपीयू के लिए, जेवीएम के लिए, वो मेन होता है। ये मुख्य द्वार है, तभी तो नाम है मेन एंट्री पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम। तो ये यहीं से कंपाइलर आपके प्रोग्राम में घुसते हैं, जेवीएम घुसता है आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके प्रोग्राम में, और एक एक वर्ड का एक रियल मीनिंग है कि यहां लगाने के पीछे एक एक वर्ड का पर्पस है। तो अगर आप सिर्फ इसको लिखकर आगे बढ़ जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमें सबसे पहले अपने बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर में लिखे गए ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बारे में पूछा जाना मालूम होना चाहिए। जनरली जब भी किसी यूनिवर्सिटी के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो वहां के एग्जाम्स में भी वो लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बारे में पूछते हैं। यूजुअली प्रैक्टिकल एग्जाम्स जब आप देते हैं, वहां वाइवा कंडक्ट होता है, वाइवा में भी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जैसे वर्ड्स पर क्वेश्चंस उठते हैं कि और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिर्फ वॉइड मेन था, यहां पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ये ब्रैकेट में इतना बड़ा सिग्नेचर क्या है, इसका मीनिंग समझाइए। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन एक प्रोग्राम का सबसे क्रूशियल पार्ट होता है, वो एक एंट्री पॉइंट होता है। तो हम इस वीडियो पर बात करने जा रहे हैं कि यहां लिखे गए एक एक वर्ड का क्या मीनिंग है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप जावा का एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं तो ये जावा के प्रोग्राम का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो शुरुआत के प्रोग्राम्स में हम लोग फॉलो करेंगे। यानी शुरुआत में जो हम बेसिक जावा के प्रोग्राम्स बनाएंगे, जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाएंगे जिनमें हम जावा के सिंटैक्स सीखने की कोशिश करेंगे, जो जावा का बेसिक सिंटैक्सेस हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग सीखने से पहले उसको बिल्कुल जीरो से सीखना जरूरी है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को, एक एक को लाइन के कोड को समझना जरूरी है। तो ये एक जावा का बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर है। अगर आपको जावा में कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो ये स्ट्रक्चर ही आपको फॉलो करना पड़ेगा इनिशियली, शुरुआत के डेज में। देखिए, अब आप लोगों को यहां दिख रहा होगा कि जब हम लोग सी में प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले सी या सी प्लस प्लस के अंदर आप लोग हैश इंक्लूड करके एक लाइब्रेरी लगाते हैं, stdio.h, या सी में stdio लगाते हैं, यही बदल कर सी प्लस प्लस में आप लोग IO स्ट्रीम कर देते हैं, राइट। सबसे पहली लाइन तो आप यहां पर सी प्लस प्लस अगर आप लोग पढ़े हुए हैं तो सबसे पहले ये लाइब्रेरी अटैच करते थे वहां पर। यहां इसके बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर में कहीं कोई लाइब्रेरी वगैरह अटैच नहीं है, राइट। ऐसा क्या? क्योंकि हमें तो यह पढ़ाया गया है कि जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके कंपाइलर को अपने प्रोग्राम के अंदर लिखी गई इंस्ट्रक्शंस का मीनिंग समझाने के लिए हमें ऊपर लाइब्रेरीज अटैच करनी पड़ती हैं, ये हेडर फाइल्स अटैच करनी पड़ती हैं। बट सर, आप तो जावा का प्रोग्राम बना रहे हैं और आपने तो ऊपर कोई लाइब्रेरी अटैच नहीं करी, ऐसे कैसे? जावा का प्रोग्राम का जो कंपाइलर है, जो प्रीवियस वीडियोस में मैंने जावा सी कंपाइलर के बारे में बताया, वो कैसे हमारी लिखी गई इंस्ट्रक्शंस का मीनिंग समझेगा? आप तो ऊपर कोई नहीं लगा रहे। तो गाइज,
मैं नहीं लगा रहा, लेकिन यहां पर एक java.lang नाम का लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली हर प्रोग्राम में इंटरनली अटैच कर दी जाती है, ऑटोमेटिकली अटैच कर दी जाती है जावा के हर प्रोग्राम में, इन एवरी जावा प्रोग्राम। तो मैं क्यों लगाऊं? जो मुझे स्टार्टिंग के प्रोग्राम्स में रिक्वायर्ड है, जावा के स्टार्टिंग प्रोग्राम्स में जितनी भी चीजें मुझे चाहिए वो इस लाइब्रेरी में है। यहां जावा में इन लाइब्रेरीज को कहा जाता है पैकेज कहा जाता है, राइट। तो C++ में हम इन्हें हेडर फाइल्स या लाइब्रेरी कहते थे, यहां जावा में हम लोग इन्हें पैकेज कहते हैं। सो इस लाइब्रेरी में इस पैकेज को बेसिकली जावा प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली अटैच कर दिया जाता है इंटरनली। तो जो मुझे बेसिक प्रोग्राम में चाहिए, जो लाइब्रेरी चाहिए, बेसिकली जो प्रोग्राम हर जो पैकेज मुझे चाहिए अपने स्टार्टिंग के शुरुआत के प्रोग्राम्स में, वो बाय डिफॉल्ट अपने आप अटैच हो जाता है, इंटरनली अटैच हो जाता है। तो हम इस काम से बच गए, हमें कोई भी अभी शुरुआत के दिनों में कोई भी ऊपर लाइब्रेरी अटैच करने की जरूरत नहीं है, राइट। क्योंकि हमारी जरूरत के लिए ये इनफ है, शुरुआती प्रोग्राम्स में इस लाइब्रेरी की चीजें हम इस्तेमाल करेंगे और ये अपने आप हमारे प्रोग्राम में इंटरनली अटैच कर दी जाती है। जब मैं बोल रहा हूं अपने आप इंटरनली अटैच कर दी जाती है, तो फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठेगा, कौन अटैच करता है? तो भाई ये काम करता है जावा सी कंपाइलर। जावा का कंपाइलर मैंने आपको बताया था, ये आपके प्रोग्राम को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, प्रीवियस वीडियो में बात हुई थी। जावा सी कंपाइलर द्वारा इस पैकेज को, इस लाइब्रेरी को हर जावा प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली अटैच कर दिया जाता है। तो शुरुआती जावा प्रोग्राम्स में आपको कोई पैकेज, कोई लाइब्रेरी ऊपर अटैच करने की जरूरत नहीं है। फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर इसके सिवाय हमें कुछ यूज करना हुआ, हमें कोई ऐसी चीजें यूज करनी है जो इस लाइब्रेरी में नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे। अभी शुरुआती प्रोग्राम्स में तो चलिए इस लाइब्रेरी का यूज हो जाएगा, इस लाइब्रेरी में जितनी चीजें हैं वो यूज कर रहे हैं, हम ऊपर नहीं लगा रहे, बट जावा सी कंपाइलर ऑटोमेटिकली लगा देता है, राइट। आगे चलेंगे तो लाइब्रेरी कैसे अटैच होगी? तो आगे जब हम कभी चलेंगे तो हम इंपोर्ट कीवर्ड है, राइट। C++ में इंक्लूड का मतलब होता था अटैच करने के लिए, कीवर्ड था। यहां इंपोर्ट कीवर्ड है जिसकी मदद से हम आगे चलेंगे तो कोई लाइब्रेरी अटैच करना सीखेंगे। और जब हम आगे के प्रोग्राम्स बनाएंगे तो हम देखेंगे कि सबसे पहले टॉप पे इस तरह इंपोर्ट करके आप अपनी रिक्वायर्ड लाइब्रेरी अटैच करेंगे। ये तब जब हमें उन चीजों की जरूरत पड़ेगी जो java.lang में नहीं है, राइट। तो जैसे जैसे हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हम java.lang के एरिया से बाहर जाएंगे, क्योंकि C++ में भी तो अलग अलग थी, string.h थी, conio.h थी, math.h थी, अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग लाइब्रेरीज थी। तो यहां पर भी हम अलग अलग पर्पसेस के लिए अलग अलग लाइब्रेरीज, मतलब अलग अलग पैकेजेस का यूज करेंगे। तो अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो इस लाइन को हम ऑन द टॉप लिखकर, ये पैकेज का नाम हो गया, ये कीवर्ड हो गया, ऑन द टॉप लिखकर हम लोग अपने प्रोग्राम में अटैच करेंगे। लेकिन जब जरूरत पड़ेगी, अभी तो इस कंपाइलर के द्वारा हमें प्रोग्राम में बाय डिफॉल्ट ये लाइब्रेरी इंटरनली अटैच होकर लगी मिलेगी, जो कि हमें दिखेगी नहीं, बट मान के चलिए, अपने दिमाग में रखिए कि ये पैकेज हमारे जावा के प्रोग्राम में बाय डिफॉल्ट अटैच है, राइट। आइए अब आगे चलते हैं। इसका मतलब हमारे प्रोग्राम में एक लाइब्रेरी, एक पैकेज ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा, ऑन द टॉप अटैच हो जाएगा, कंपाइलर अटैच कर देगा, नाम होगा उसका java.lang। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ। तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है गाइस। मैंने आपको इसके जावा के फीचर्स में भी बताया था, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो होती हैं जिनमें कोई भी डेवलपमेंट करना है आपको, तो वहां पर यूज आपको करना होगा क्लास का एंड ऑब्जेक्ट्स का, राइट। आगे ऊप्स पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन आपको क्लास का और ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करे बिना कुछ भी डेवलपमेंट नहीं करना है। तो भाई अगर जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है
तो यहां पर इसके अकॉर्डिंगली इसके कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करती है, इनके कॉन्सेप्ट्स के इंप्लीमेंटेशन को अलाउ करती है। तो इन्हीं के नियमों में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नियम आगे हम अगली वीडियोस में पढ़ने वाले हैं, बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं। इन्हीं के नियमों में एक नियम है कि जो भी डेवलपमेंट आप करेंगे, जो भी प्रोग्राम बनाएंगे, यूजिंग क्लास और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके बनाएंगे। बिना क्लास और ऑब्जेक्ट्स के आप जावा में कोई भी प्रोग्राम्स नहीं बनाएंगे। ऐसा जावा क्या, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नियम है। ये अगर सी शार्प पर एप्लीकेबल होते हैं तो वहां भी ये बात फॉलो होगी। अगर आप इसे पाइथन में इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं तो वहां भी ये बात फॉलो होगी कि अगर आपको प्रोग्राम बनाना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स की इंप्लीमेंट करनी है, अलाउ कर रहा है इंप्लीमेंटेशन, तो वहां पर आप क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की मदद से ही प्रोग्राम इंप्लीमेंट कीजिए। तो देखिए, मैं इन पर डिटेल में बात करने वाला हूं आगे की वीडियोस में। अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये है जी मेरी एक क्लास बनाने का तरीका देखिए। स्मॉल लेटर्स में आपको क्लास कीवर्ड लिखना होगा, CLASS, सब कुछ स्मॉल लेटर्स में है, और यहां नाम रखना होगा अपना क्लास का, कोई नाम देना होगा। ये बेसिक प्रोग्राम है, बहुत छोटा सा एक सिंपल एक हेलो या वेलकम का प्रोग्राम बनाने वाला हूं। बेसिक स्ट्रक्चर समझा रहा हूं ताकि आपको आगे बड़े प्रोग्राम्स बनाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि हर वीडियो में इन छोटे छोटे वर्ड्स पर बात करना पॉसिबल नहीं होगा। सो इसके लिए एक सेपरेट बना दिया है, राइट। यहां आपको क्लास नेम लिखना होगा, क्लास लिखकर। क्लास के बिना हम प्रोग्राम्स नहीं बनाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कॉन्सेप्ट्स की इंप्लीमेंटेशन करनी है, तो बिना क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के हम कुछ नहीं करेंगे, राइट। तो एक क्लास बनाएंगे, मेन भी क्लास के अंदर, जबकि सी में मेन आप अलग बिल्कुल विदाउट क्लास के थे, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं थी। C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करती थी, बट वहां पर मेन कोई क्लास के अंदर नहीं होता था, वो सेपरेट होता था। इसीलिए हम लोग C++ को एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में नहीं रखते थे, राइट। जावा में अगर आपको मेन भी बनाना है तो भाई वो भी आपको क्लास के अंदर ही बनाना होगा इन नियमों के अनुसार, राइट। तो देखिए, इस क्लास का सबसे पहले आपको कोई नाम देना होगा। तो अगर आपको कोई नाम देना है तो जिस चीज का आप प्रोग्राम बना रहे हैं वैसा ही कुछ नाम रख दीजिए। मान लीजिए मैं एक वेलकम मैसेज के लिए प्रोग्राम बना रहा हूं, तो मैं क्लास का नाम रख देता हूं वेलकम प्रोग। ये लीजिए, वेलकम प्रोग मींस वेलकम प्रोग्राम। तो क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। नाम ऐसा रखिए जिससे प्रोग्राम का पर्पस पता चले, राइट। आगे चल के हम एंटिटीज के हिसाब से करेंगे, पेशेंट क्लास, डॉक्टर क्लास, कस्टमर क्लास, एम्प्लॉय क्लास, राइट। इन पर बात करेंगे जब हम आगे कॉन्सेप्ट्स की इंप्लीमेंटेशन करेंगे। अभी शुरुआती बिल्कुल बिगिनर लेवल के लिए जिस पर्पस के लिए आप प्रोग्राम बना रहे हैं वैसा ही नाम रख दीजिए, और कोशिश कीजिएगा कि पहला लेटर कैपिटल हो, क्योंकि जावा में ज्यादातर क्लासेस का कंपलसरी नहीं है, बट यहां हम लोग जो भी क्लासेस बनाएंगे उनमें पहला लेटर जो है वो हम कैपिटल रखते हैं, कंपलसरी नहीं है, राइट। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। पूरा सिग्नेचर अगर आप समझें तो पूरे सिग्नेचर को अच्छे से एक बार हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। सबसे पहले बात करते हैं मेन की। क्या है मेन, राइट। मेन क्या है? तो स्टूडेंट्स, मेन अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूं तो ये एक प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है, एंट्री पॉइंट ऑफ अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। अरे एंट्री पॉइंट बोल रहा हूं मैं, एंट्री पॉइंट किसके लिए? यार आप लोगों को पता है कि आपके इस प्रोग्राम को सबसे पहले जब आप कोई भी जावा का प्रोग्राम बनाते हैं, उस जावा के प्रोग्राम को सबसे पहले जावा सी कंपाइलर द्वारा कंपाइल किया जाता है। जावा सी नाम का कंपाइलर कंपाइल करके उसे बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। ऐसा मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था, राइट। तो भाई ये जावा सी नाम का ये जो कंपाइलर में जो आपके इस प्रोग्राम को कंपाइल करने आएगा, वो कहां से घुसेगा आपके प्रोग्राम में? आपके प्रोग्राम में एंट्री कहां से लेगा? आप अपने घर में घुसते हैं तो घर में घुसने के लिए जो एंट्रेंस होती है, जो मेन गेट, जो गेट होता है, उसे आप मेन एंट्री, मेन एंट्रेंस, मेन डोर कहते हैं, क्योंकि वो आपके घर में, आपके रूम में घुसने का एक एंट्री पॉइंट होता है। वहीं से आप अपने घर में एंट्री करते हैं, फर्दर चीजें एक्सप्लोर करते हैं, रहते हैं, सोते हैं, खाना खाते हैं। अगर अपने रूम की बात करें तो रूम का वो एंट्री पॉइंट होता है, एंट्री गेट होता है, आप अपने रूम में एंट्री करते हैं, इसीलिए उसे मेन एंट्री पॉइंट
पॉइंट मेन डोर या मेन गेट कहा जाता है। मेन मतलब मुख्य। तो गाइज ये मुख्य द्वार है आपके प्रोग्राम का, ये डोर है, ये मुख्य द्वार है आपके प्रोग्राम का। किसके लिए द्वार है? सबसे पहले कंपाइलर के लिए। क्यों? ये कंपाइलर जो है इसी मेन के थ्रू आपके प्रोग्राम में एंट्री करेगा। एंट्री पॉइंट है आपके प्रोग्राम के लिए, कंपाइलर के लिए। ये कंपाइलर इसी मेन से आपके प्रोग्राम में एंट्री करेगा और आपके यहां पर लिखे हुए कोड को पढ़ेगा और इस सारे कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। तो सबसे पहले मेन लिखना इसलिए भी जरूरी है। अगर आप मेन नहीं बनाएंगे आपके घर के अंदर, मानिए आप तो ऐसे मानिए कि आपने अपना घर तो बना लिया बट कहीं भी घर में एंट्री करने के लिए डोर ही नहीं बनाया, एक गेट ही नहीं बनाया, तो आप घर में प्रवेश कैसे करेंगे, एंटर कैसे करेंगे? तो मेन लिखना कंपलसरी है, क्योंकि यही वो सबसे पहला मुख्य दरवाजा है जहां से कंपाइलर या फर्दर आगे जब सीपीयू इसे रन कर रहा होता है तो सीपीयू या जेवीएम, जो आप कहना चाहें, जेवीएम भी यहीं से घुसता है, सीपीयू भी मशीन कोड को रन करने के लिए यहीं से एंट्री करता है। जेवीएम के जितने संगी साथी आपको मैंने पीछे वीडियोस में पढ़ाए, मैंने आपको बाइट वेरीफायर पढ़ाया, मैंने आपको क्लास लोडर, ना जाने कितने संगी साथी इसके साथ काम करने वाले पढ़ाए, वो सब के लिए ये एंट्री पॉइंट है। सब यहीं से आपके प्रोग्राम में घुसते हैं। ये कंपाइल जावासी कंपाइलर यहां से घुसता है, अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस को रीड करके बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। जेवीएम और उसके सारी टीम के लोग जितने भी हैं, एक्सेप्शन हैंडलर और आपका बाइट वेरीफायर वगैरह वगैरह, सब यहीं से एंटर करते हैं और आपके प्रोग्राम बाइट कोड को चेक करते हैं। बाइट वेरीफायर के द्वारा सीपीयू यहां से एंटर करता है और फिर वो आपके अंदर लिखे हुए मशीन कोड को रन करता है। यानी ये इन सब के लिए एंट्री पॉइंट है। और अगर आपने मेन नहीं लिखा तो ये सब में से कोई भी आपके प्रोग्राम में एंटर नहीं कर पाएगा और आपका प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, रन ही नहीं होगा। तो मेन लिखना कंपलसरी है, क्योंकि ये एक एंट्री पॉइंट है कंपाइलर के लिए, जेवीएम के लिए, सीपीयू के लिए, सबके लिए एंट्री पॉइंट है। राइट? अब इस पे राउंड ब्रैकेट लगे हैं और राउंड ब्रैकेट का मतलब ये फंक्शन है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो भाई ये एक मेन फंक्शन जो है, ये एक फंक्शन, जावा फंक्शन बोलिए अगर आप नॉर्मल लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं, या जावा में जनरली इसी फंक्शन को हम लोग फंक्शन को ही मेथड भी कहते हैं। मेन एक मेथड है जो आपके प्रोग्राम का सबसे मुख्य भाग वाला कोड, जो एंट्री पॉइंट का काम करता है, जहां से सारे प्रोग्राम में कंपाइलर वगैरह एंटर करते हैं। राइट? अब आगे आते हैं, इसके आगे लिखा हुआ है वॉइड। अगर आप वॉइड देख पा रहे हैं तो गाइज वॉइड बेसिकली रिटर्न टाइप बताता है। रिटर्न टाइप, अब क्या है रिटर्न टाइप? यार ये तो बड़ा टेक्निकल सा शब्द लग रहा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। तो एज ए बिगिनर आप इसे ऐसे समझिए, वॉइड का मतलब है खाली, वॉइड का मतलब है एम्प्टी। एक बिगनर के तौर पर आप इसका मतलब समझते हैं कि अगर आप कोई यहां प्रोग्राम लिख रहे हैं जावा का और आपने इस प्रोग्राम में कहीं भी रिटर्न नाम की कोई स्टेटमेंट, रिटर्न नाम का कोई कोड नहीं लिखा, रिटर्न नाम की कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी, आप इसे ऐसे समझें, अगर आपके प्रोग्राम में रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होती है, रिटर्न क्या काम करती है हम आगे बात करेंगे, जावा में आगे सीखेंगे कि रिटर्न कीवर्ड का क्या रोल है, लेकिन अभी के लिए ये वॉइड इसकी वजह से लगा है, ये समझिए। एज ए बिगनर शुरुआती इस वॉइड का मतलब है कि दिस फंक्शन या मेथड is not returning anything, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। किसको रिटर्न करता है, कब रिटर्न करता है, सारे सिनेरियोस पे बात करेंगे। अभी के लिए आप समझिए वॉइड का मतलब है आपने अपने कोड में कहीं भी रिटर्न नाम का कोई लाइन, रिटर्न नाम का इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा है। अगर रिटर्न नाम का इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है तो यहां वॉइड लिखना अलाउड नहीं है। ये वॉइड एक रिटर्न नाम की स्टेटमेंट है। जो लोग C++ पहले पढ़े हुए हैं वो जानते होंगे कि रिटर्न कीवर्ड फंक्शन से वैल्यूज वगैरह रिटर्न करने के लिए किया जाता है। मेन के अंदर हम लोग कोई रिटर्न नाम की कोडिंग नहीं लिख रहे हैं। अगर रिटर्न नाम का कोड आप अपने मेन में नहीं लिख रहे हैं, जो कि अभी शुरुआती दौर में काफी लंबे समय तक बेसिक प्रोग्राम्स बनाने में आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो रिटर्न नहीं है तो यहां वॉइड लिखना होगा। वॉइड का मतलब देयर इज नो रिटर्न इन द फंक्शन। आपके इस मेन के अंदर रिटर्न नाम की इंस्ट्रक्शन, रिटर्न नाम का जो जावा का कोड है, जावा की जो रिटर्न
नाम की इंस्ट्रक्शन नहीं है, जो इंस्ट्रक्शन है वो आपने अपने कोड में यूज नहीं करी है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ वॉइड। अभी शुरुआती दिनों में हम लोग यहां वॉइड ही लिखकर चलेंगे। वॉइड जब रिटर्न के बारे में बात करेंगे तो आगे रिटर्न डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी कोई पूछता है कि वॉइड क्या है, तो आप कह सकते हैं वॉइड मतलब आपके फंक्शन में, आपके मेथड में रिटर्न स्टेटमेंट, जावा वाली रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखी गई है। और जब हम जावा की रिटर्न स्टेटमेंट अपने फंक्शन में नहीं लिख रहे हैं तो हमें वहां void लिखना होगा। दिस void इज डायरेक्टली रिटर्न। इस रिटर्न नाम के इस कीवर्ड से एसोसिएटेड है, राइट? नहीं है रिटर्न तो void लिखिए। अगर रिटर्न नाम का कोई कोड लिखा है तो चेंज करना पड़ता है, राइट? बात करेंगे आगे। अब अगला कीवर्ड अगर आप देखें तो यहां है ये पब्लिक। ये पब्लिक क्या है गाइस? इसे यहां पर हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है? एक्सेस स्पेसिफायर, इस पर भी बात करते हैं। देखिए, अगर मेरी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मान लीजिए ये मार्कर है और ये मेरा प्राइवेट है, मेरी पर्सनल चीज है, मेरी प्राइवेट यूज के लिए है, राइट? मैं इसे ही यूज करूंगा, तो क्या आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज माय प्राइवेट प्रॉपर्टी। मैं इसको किसी को नहीं दूंगा, दिस इज फॉर माय पर्सनल यूज। आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिमिलरली, लेकिन अगर हम बसेस की बात करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, मेट्रो की बात करें, आपने सुना है मेट्रो को या आपके एरिया में जो बसेस चल रही हैं डीटीसी वगैरह की, इन सबको पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों कहते हैं? सोचिए, इनको, इस सारी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को जो आपका चल रहा है, मेट्रो चल रही है, बसेस चल रही हैं, इन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही क्यों बोला गया है? इन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसलिए बोला गया है, सेम वही चीज यहां पब्लिक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब जिनका सब इस्तेमाल कर सके, बिना पूछे उपयोग कर सके। आप मेट्रो में चले जाते हैं बिना किसी की परमिशन लिए, आप बसेस में चढ़ जाते हैं कहीं से कहीं जाने के लिए बिना किसी परमिशन के लिए, क्योंकि उन सब के आगे पब्लिक वर्ड लिखा है। पब्लिक मतलब जो सबके लिए सब जगह उपलब्ध हो, राइट? तो यहां पर भी इसको पब्लिक बनाया गया है। पब्लिक बनाने के पीछे पर्पस क्या है? मैंने बोला आपको, इस प्रोग्राम के अंदर कौन कौन एंट्री करेगा? इस प्रोग्राम को कॉल करेगा सबसे पहले जावा सी कंपाइलर। सबसे पहले जावा सी कंपाइलर इस प्रोग्राम को कॉल करेगा। कौन कौन कॉल करेंगे? अभी अभी मैंने आपको बताया था, एक जावा सी कंपाइलर इस प्रोग्राम को कॉल करेगा ताकि अंदर लिखे हुए कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर सके। जेवीएम और उसके संगी साथी, चाहे वो बाइट वेरीफायर हो और ये सब क्लास लोडर वगैरह, सब इसी पूरी क्लास वगैरह को, गार्बेज कलेक्टर और उसके बहुत सारे साथी हैं, वो लोग भी इस प्रोग्राम को कॉल करेंगे, राइट? उसके बाद सीपीयू भी इस प्रोग्राम के अंदर लिखे हुए मशीन कोड को, जो मशीन कोड जनरेट होगा जेवीएम के कंपोनेंट्स के बाद, उसको रन करने के लिए इस प्रोग्राम को कॉल करेगा। तो भाई इस प्रोग्राम को ये भी कॉल करेगा, इस प्रोग्राम को ये भी यूज करेगा, इस प्रोग्राम को ये भी यूज करेगा। सीपीयू रन करेगा, जावा सी कंपाइलर बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, जेवीएम और इसके संगी साथी मिलकर इस कोड को, जावा इंटरप्रेटर मिलकर बाइट कोड में कन्वर्ट, मशीन कोड में कन्वर्ट कराएंगे। तो जेवीएम का काम आपके बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कराना होता है विद द हेल्प ऑफ जेआईटी, मैंने बताया था। तो ये सब लोग इस प्रोग्राम को कॉल करने वाले हैं, इस मेन को कॉल कराने वाले हैं। तो पब्लिक इन्हीं के लिए लिखा गया है ताकि ये लोग पब्लिक चीजें, जो भी पब्लिक होता है उसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, उसे बाहरी कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। जैसा मैंने आपको बताया, तो देखिए, आप चाहते हैं ये भी इस हिस्से को बिंदास यूज करे, आराम से इस्तेमाल कर सके, कोई अड़चन ना आए, ये भी इसके संगी साथी, इसका जेआईटी कंपाइलर या जावा इंटरप्रेटर, वो भी इसको इस्तेमाल करें, बिंदास यूज करें, कोई प्रॉब्लम ना हो। सीपीयू भी इसको बिंदास यूज करे, रन करे, एग्जीक्यूट करे, आउटपुट दे, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए आपने यहां पब्लिक लिखकर इस पूरे कोड को सार्वजनिक बना दिया कि आओ कॉल करो, यूज करो, आओ कॉल करो, अपने हिस्से का काम करो। कंपाइलर आएगा, पब्लिक है, कॉल करेगा, अपने हिस्से का काम करके बाइट कोड में कन्वर्ट करके चला जाएगा। जेवीएम आएगा, एंटर होगा, अंदर लिखे हुए कोड को जावा इंटरप्रेटर जेआईटी कंपाइलर की मदद से मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, चला जाएगा। सीपीयू आएगा, अंदर घुस के उस मशीन के कोड को रन करेगा और चला जाएगा। ये सब पब्लिक लिखने की वजह से। पब्लिक लिखकर ना लिख करके अगर आपने यहां कर दिया प्राइवेट,
अगर आपने यहां प्राइवेट लिख दिया तो ये प्राइवेट इस क्लास की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाएगी, और मैंने बोला था प्राइवेट प्रॉपर्टीज जो हैं वो सबके लिए अवेलेबल नहीं होती, वो सिर्फ अपने पर्सनल। तो फिर इस मेन को ना तो ये इस्तेमाल कर पाएगा, ना इस मेन को जेवीएम करेगा, ना इस मेन को सीपीयू यूज कर पाएगा। इसको सिर्फ और सिर्फ इस क्लास के लिए रह जाएगी, इस क्लास के अंदर ही इस्तेमाल होगी। तो ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा, वरना ये सब लोग इस सार्वजनिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, आप चाहते हैं कि इसको सब लें और अपने अपने हिस्से का काम करके जाएं, तो इसके लिए आपको इसे पब्लिक बनाना होगा, सार्वजनिक बनाना होगा, ताकि सब लोग अपने अपने हिस्से का काम इस पर कर सकें। राइट, सो एक्सेस स्पेसिफायर बेसिकली पब्लिक कीवर्ड जो है ये अलाउ कर रहा है टू कॉल मेन, ताकि मेन को कॉल कर सके, मेन मेथड को कॉल कर सके बाय जावा कंपाइलर, जावा सी कंपाइलर कॉल कर सके, जेवीएम के पार्ट्स, जेवीएम का इंटरप्रेटर है जो जावा इंटरप्रेटर है, जेआईटी कंपाइलर है, सीपीयू, ये सब इसे कॉल कर सके, इस मेन वाले पूरे पार्ट को ये सब लोग कॉल करके अपने अपने पार्ट का रोल प्ले कर सकें। इसके लिए पब्लिक चीजें ही सार्वजनिक होती है जिनका सब इस्तेमाल कर पाएंगे। राइट, तो पब्लिक भी यहां पर एक्सेस नहीं समझ में आ रहा। एक्सेस मतलब कौन इसका इस्तेमाल कर सकता है, कौन इसका उपयोग कर सकता है, कौन इसे निकालकर यूज कर पाएगा। राइट, स्पेसिफाई। राइट, और भी हैं, जैसे जैसे जावा आगे बढ़ेगी हम प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट बहुत सारे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मेन के सिग्नेचर में तो ये एक्सेस स्पेसिफायर हो गया। राइट, ताकि आपके इस मेन को ये सब लोग कॉल कर सकें। अब अगला है स्टैटिक। गाइस, स्टैटिक भी एक कीवर्ड है। राइट, अभी मैंने आपको बताया था कि जावा जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो होती हैं जिनमें जो भी इंप्लीमेंटेशन होगी वो यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट होगी। बिना क्लास और ऑब्जेक्ट के आप इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे। तो भाई क्लास तो आपने बना दी, राइट, क्लास आपने बना दी, एक नियम तो फॉलो हो गया। अब क्लास के अंदर लिखी हुई किसी भी चीज को आपने क्लास के अंदर क्या बनाया है, क्लास के अंदर आपने बनाया है एक मेन नाम का मेथड बोल लीजिए या मेन नाम का फंक्शन बोल लीजिए। आपने क्लास के अंदर एक मेन नाम का फंक्शन या मेन नाम का मेथड बनाया है अपनी क्लास के अंदर। राइट, तो आप इसको कॉल करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जावा सी कंपाइलर इसे कॉल करे, आप चाहते हैं कि जेवीएम के अंदर जो जेआईटी कंपाइलर है, जो जावा इंटरप्रेटर है, वो भी इसे कॉल करें, आप चाहते हैं कि सीपीयू भी इसे कॉल करें, आप चाहते हैं सब कॉल करें। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नियम जावा पर एप्लीकेबल है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नियम कहता है कि अगर किसी क्लास के अंदर, किसी भी क्लास के अंदर कोई चीज लिखी है, कोई फंक्शन लिखा है, कोई मेथड लिखा है और उसे कोई बंदा यूज करना चाहता है, उस बस को कोई कॉल करना चाहता है, कोई यूज करना चाहता है, चाहे वो जावा कंपाइलर हो, जेवीएम के कंपोनेंट्स हो, सीपीयू हो, अगर आप किसी भी क्लास के अंदर लिखे हुए किसी फंक्शन को, मेथड को कॉल करके यूज करना चाहते हैं, उसके अंदर लिखे हुए कोड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो भाई आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। बिना ऑब्जेक्ट बनाए आप किसी क्लास के अंदर लिखे हुए किसी मेथड को, किसी फंक्शन का उपयोग नहीं कर सकते। दिस इज द रूल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो पूरी जावा में हम फॉलो करेंगे। इस रूल को बाईपास करने के लिए यहां स्टैटिक कीवर्ड लगा है। क्यों? क्योंकि भाई इस प्रोग्राम को, ये प्रोग्राम मेन पार्ट बनाया किसके लिए है? जावा सी कंपाइलर के लिए। जेवीएम के अंदर जो जेआईटी कंपाइलर है, जावा इंटरप्रेटर है, उसके लिए, सीपीयू के लिए, इन तीनों के लिए बनाया गया है ये पूरा का पूरा मेन पार्ट। तो इन तीनों के ऊपर हम एक्स्ट्रा बर्डन क्यों डालें? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नियम है बिना क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, बिना ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट बनाने का एक पूरा एक लाइन का कोड होता है, उसको लिखे बिना आप किसी भी क्लास के अंदर लिखे हुए मेथड को कॉल नहीं कर सकते। तो भाई इनके ऊपर हम एक्स्ट्रा बर्डन क्यों डालें कि भाई तुझे जावा कंपाइलर, तुझे इस मेन को अगर इस्तेमाल करना है तो पब्लिक है, चल तू इस्तेमाल कर सकता है, बट जो
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नियम लग रहा है, उस नियम को तो तुझे फॉलो करना पड़ेगा। पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना, फिर अंदर आके कंपाइल करियो। फिर जेवीएम तेरी बारी, तुझे अगर इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना है तो पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना, फिर अंदर आके इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करियो। और सीपीयू जो इतना सुपर बिजी कंपोनेंट है, जो इतना सुपर बिजी डिवाइस है, आप उस पर भी एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहे हैं कि भाई अगर तुझे इस कोड को रन करना है तो पहले ऑब्जेक्ट बना। सीपीयू कहेगा मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तेरे प्रोग्राम का पहले ऑब्जेक्ट बनाऊं फिर रन करूं, मैं बहुत बिजी हूं, बहुत काम है मेरे पास समय नहीं है बर्बाद करने के लिए। तो ये एक्स्ट्रा बर्डन क्यों डालें? हमें ये नियम बाईपास करना होगा। ये नियम जो कहता है कि किसी भी क्लास के अंदर अगर कोई कोड फंक्शन बनाया है, कोई मेथड बनाया है, उसे अगर कोई भी इस्तेमाल करना चाहता है, भले ही वो जावा का अपना कोई क्यों ना हो, ये सब जावा के अपने हैं, बट नियम सबके लिए एप्लीकेबल है। ऑब्जेक्ट बनाए बिना आप किसी भी क्लास के अंदर लिखे हुए फंक्शन को, मेथड को यूज नहीं कर सकते, कॉल नहीं कर सकते। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नियम है। नाम से नहीं समझ में आ रहा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी जो भी करेंगे ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द ही करेंगे, पूरी प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द ही होगी। तो बिना ऑब्जेक्ट बनाए आप क्लास के अंदर लिखी चीजों का सब आप में से कोई अपना काम नहीं कर पाएगा। तो इनको राहत देने की कोशिश की गई है ये स्टैटिक लिखकर। ये स्टैटिक एक ऐसा कीवर्ड है जावा का, राइट, ये एक ऐसा कीवर्ड है जावा का जो बिना ऑब्जेक्ट बनाए इस मेन को इसे कॉल करने की अनुमति दे देगा, जो अलाउ करेगा टू कॉल मेन। ये मेन को कॉल करना अलाउ कर रहा है विदाउट क्रिएटिंग, लो जी नियम बाईपास करना है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। बिना क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए आप इस मेन को, कंपाइलर जी आप भी इस मेन को कॉल कर सकते हैं बिना ऑब्जेक्ट बनाए। सिर्फ एक वर्ड लिखने से इनको कितनी राहत मिल रही है। जेवीएम आपका जो इंटरप्रेटर है, जो कंपाइलर है, वो भी कॉल कर सकता है। इस नियम में बंधने की जरूरत नहीं है, हमने स्टैटिक लिख दिया है। सीपीयू आप भी आइए अंदर, बिना ऑब्जेक्ट बनाए आइए, हमारे कोड को रन करके जाइए। हम ये वर्ड लिखकर इस नियम को बाईपास कर रहे हैं इनके लिए, क्योंकि सीपीयू के पास इतना समय नहीं है कि वो पहले आपके प्रोग्राम को रन करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाए बैठ के। इन तीनों को बाईपास कराना है ताकि ये हमारे प्रोग्राम के इंटरनल है, इनके ऊपर हमारे प्रोग्राम को रन करने की जिम्मेदारी है, और ये तो बड़ा सुपर बिजी डिवाइस है। तो इनको इस रिलैक्सेशन देनी होगी इस नियम से। हालांकि हम जावा का जो भी प्रोग्राम बनाएंगे हम इस नियम से बंधे हुए होंगे, हमें क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तभी हम उसको किसी चीजों को, क्लास के अंदर की चीजों को कॉल करेंगे। बट हम तो डेवलपर हैं, हम नियमों से बंधे हो सकते हैं, बट इनको हमें राहत देनी होगी बिकॉज ये इंटरनल काम कर रहे हैं, इन पे हमारे प्रोग्राम को रन कराने की, कंपाइल कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए यहां स्टैटिक लिखा है। लेकिन चलिए मैं इतना छोड़ के नहीं बच जाना चाहता हूं बच्चों, मैं और बताऊंगा। आप देखिए आखिर ये स्टैटिक, क्योंकि जावा में हम डिटेल में स्टैटिक कीवर्ड पर बात करेंगे आगे चलकर। स्टैटिक लिख दिया तो आपको मैंने ये तो बता दिया कि इस नियम को बाईपास कर गए, क्लास के अंदर लिखी हुई इस मेन फंक्शन को ये सब बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल कर सकते हैं। लेकिन अब आपके दिमाग में ये भी तो उठना चाहिए क्वेश्चन कि फिर ये कॉल कैसे करते हैं, क्योंकि नियम तो ये है बिना ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है भाई, बिना ऑब्जेक्ट बनाए आप क्लास की चीजों को कॉल नहीं कर सकते। तो नियम तो ये है। अब इन तीनों ने कैसे कॉल किया? तो भाई रादर they use class name। ये लीजिए, इन लोगों से कहा आप लोगों को ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है दोस्त, आप लोग हमारे इस मेन फंक्शन को बिना इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए इस नियम से बाईपास करवा रहे हैं हम आपको। आप बिना ऑब्जेक्ट बनाए इस मेन को कॉल कर सकते हैं, आप सब लोग, आपके कंपोनेंट सब कॉल कर सकते हैं, लेकिन क्लास नेम का उपयोग करिएगा। मतलब जावा सी जब आपके इस मेन में घुसेगा, इस मेन को कंपाइल करेगा तो कैसे कॉल करेगा? क्लास नेम क्या है? वेलकम। क्लास नेम देखिए, वेलकम प्रॉग, ये है आपकी क्लास नेम। डॉट करके मेन लिखकर इस तरह से कॉल कराएंगे। ये देखिए क्लास नेम
और ये वो फंक्शन है जिसे कॉल करना है, ये वो मेथड है जिसे कॉल करना है। ये सब लोग इसी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। जावा सी भी कंपाइलर इस क्लास नेम की मदद से इस मेन में घुस जाएगा, राइट। ये जेवीएम इसका जो जेआईटी इंटरप्रेटर कंपाइलर है, जो जेआईटी कंपाइलर है, जावा इंटरप्रेटर है, वो भी इस क्लास नेम का इस्तेमाल करके मेन में घुस जाएगा, और सीपीयू भी क्लास नेम का इस्तेमाल करके मेन में घुस जाएगा। क्योंकि ये स्टैटिक कीवर्ड है तो आपको बाईपास तो कर दिया, बट आपको अंदर घुसने के लिए क्लास नेम का इस्तेमाल करना होगा। तो ये सब लोग क्लास नेम का मदद से एंट्री मार जाते हैं। जावा सी भी एंट्री मार जाएगा विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम। क्योंकि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि स्टैटिक लिखकर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, नियम को बाईपास तो कर रहे हैं, बट ये लोग फिर यूज कैसे कर रहे हैं, कैसे इस मेन में घुस रहे हैं? तो विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम। स्टैटिक लिखने के बाद आप इस नियम से बाईपास हो गए, बट क्लास नेम का इस्तेमाल करके ये लोग मेन में घुसते हैं। ये सब क्लास नेम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि स्टैटिक का कहता भी है, राइट। आइए अब आपको ये सब तो समझ में आया, अब इसमें बचा ये वाला पार्ट। यार सी में इनपुट लेने के लिए हम लोग प्रिंटफ यूज करते थे। सी प्लस प्लस में यूजर से कोई चीज इनपुट लेनी है, भाई 2 नंबर डाल, एंटर 2 नंबर्स, एंटर 3 नंबर्स, कोई स्ट्रिंग डाल, कोई वर्ड डाल। यूजर से इनपुट लेने के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, भाई आप एटीएम पर जाते हैं, आपसे कहा जाता है एंटर योर पिन, राइट, वो भी यूजर इनपुट है। यूजर से इनपुट लेने के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके हैं। जावा में भी, सी में भी, सी में आप प्रिंटफ और स्कैनफ लिखते थे यूजर से इनपुट लेने के लिए। सी प्लस प्लस में सी आउट और सी इन की मदद से यूजर से इनपुट लिया करते थे। ऐसे यहां पर भी ये जो सिंटैक्स आप देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, हम ये भी यूजर इनपुट लेने के लिए एक तरीका है। ये भी यूजर इनपुट लेने का एक तरीका है। जब हम प्रोग्राम्स बनाएंगे तो हम इस तरीके पर भी बात करेंगे, क्योंकि हमें भी अपने प्रोग्राम्स में यूजर से इनपुट लेना होगा। कहां से इनपुट लेना होगा? कमांड के थ्रू, कमांड लाइन के थ्रू। कमांड लाइन, यूजर से हम कमांड लाइन इनपुट लेने के लिए, जहां पर वो कमांड्स लिखेगा सीएमडी पर, जहां वो कमांड लिखेगा उस कमांड के साथ ही वो हमारे इस प्रोग्राम को इनपुट भी देगा। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए ये एक तरीका है। मतलब आप इन शॉर्ट इसे कह सकते हैं, ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स लेता है। कमांड लाइन से जो भी वैल्यूज आप डालोगे, जो भी इनपुट हमारे प्रोग्राम को दोगे, ये उसी का एक तरीका है गाइस। इसमें भी ये भी हम डिस्कस करेंगे जब हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। तो ये था हमारे एक जावा प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर। आई होप आपको यहां लिखे गए एक एक वर्ड का मतलब पता होगा। इनपुट लेने के बारे में हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे कि यूजर से इनपुट कैसे लिया जाता है। कई तरीके हैं, कमांड लाइन भी एक तरीका है, और भी तरीके हैं यहां पर जिन पर धीरे धीरे हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। बट बेसिक स्ट्रक्चर यही रहेगा। जावा का हम बिगिनिंग में जो भी प्रोग्राम बनाएंगे यही स्ट्रक्चर लिख के बीच में ही सारा का सारा कोड लिखेंगे। तो आगे की वीडियोस में जब मैं ये स्ट्रक्चर फॉलो करूंगा तो हम बीच के कोड पर बात करेंगे। आई होप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का पूरा पूरा सिग्नेचर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। Thank you for watching.